दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप सोसाइटी ट्रस्ट या एनजीओ की आईटीआर को फाइल करेंगे। हाँ जी दोस्तों, सबसे पहले क्या करना होगा, आपको आना होगा इस इनकम टैक्स की साइट पे। यहाँ पे हम आईटीआर को फाइल करने के लिए यूटिलिटी को डाउनलोड करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे ट्रस्ट की बता रहा हूँ कि कैसे आप ट्रस्ट की एनजीओ की आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। तो देख सकते हैं ये है असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए यूटिलिटी, और यहाँ पे आईटीआर 7 फाइल करने वाले हैं हम। ठीक है, ट्रस्ट के लिए या एनजीओ के लिए। तो इस यूटिलिटी को आप कर लेंगे डाउनलोड। जैसे कि मैंने कर लिया है डाउनलोड, मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये दोस्तों मैंने यूटिलिटी ओपन कर लिया है। ये असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए। यहाँ पे बोलते हैं कि आप कंट्रोल एक्स या कंट्रोल वी को यूज़ नहीं करना है और ना ही कट या कॉपी करना है। ठीक है, जब आप डाटा एंट्री करेंगे तो इन बातों का ध्यान रखना है। और जहाँ पे मैंडेटरी चीज़ें होंगी वो रेड से होंगी, तो वो मैंडेटरी चीज़ें भरनी होंगी। ग्रीन सेल्स डाटा एंट्री के लिए, मतलब जहाँ पे ग्रीन सेल्स होगी वहाँ पे आपको एंट्रियाँ करनी होगी। उसके बाद यहाँ पे है असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए शेड्यूल्स। जो शेड्यूल आपको चाहिए उसको येस नो कर सकते हो, जो नहीं चाहिए उसको हटा सकते हो अपने अकॉर्डिंग। जो डिटेल आपको भरनी है, जैसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन और डिटेल ऑफ एक्यूमुलेटेड, उसकी डिटेल। तो यहाँ पे जो शेड्यूल आपके ऊपर एप्लीकेबल है उसको आप येस नो करके ओपन और बंद कर सकते हो। हालांकि आप जहाँ जहाँ ग्रीन है, देख सकते हैं ये ग्रीन है, ये ग्रीन है, इन्हीं शेड्यूलों को बंद कर सकते हो। जो वाइट में है वो मैंडेटरी शेड्यूल है, वो भरना ही पड़ेगा। तो चलिए डिटेल में समझते हैं कि कैसे हम यहाँ पे आईटीआर 7 को प्रिपेयर करेंगे एक एनजीओ या ट्रस्ट के लिए। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों सबसे पहला आता है पीआई। पीआई मीन्स पर्सनल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे कि नाम, फ़ोन नंबर, एड्रेस, ठीक है, ये सब जाएगी। उसके बाद रिटर्न बोलता है कौन से सेक्शन में फाइल कर रहे हैं, सेक्शन 139 सब सेक्शन 4A के अंदर। ठीक है, एनजीओ है हमारी ट्रस्ट की, गरीब लोगों की हेल्प करती है, तो हम सेक्शन 139 4A के अंदर यहाँ पे रिटर्न फाइल कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह की ट्रस्ट इसमें आती है। अगर आपकी पॉलिटिकल ट्रस्ट है तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सेक्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं 139 सब सेक्शन 4A को ले रहा हूँ। उसके बाद सेक्शन 11 का एग्जाम्शन को क्लेम कर रहा हूँ, तो यहाँ सेक्शन 11 ले लिया। रिटर्न कब फाइल कर रहे हैं, ड्यू डेट पे फाइल कर रहे हैं तो ड्यू डेट ले लेंगे। अगर ड्यू डेट के बाद फाइल कर रहे हैं तो ये लेंगे आफ्टर ड्यू डेट, 139 सब सेक्शन 4A। ठीक है, मैं थोड़ा बड़ा भी कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। ये देखो नीचे स्क्रॉल करोगे, रेजिडेंशियल स्टेटस रेजिडेंट ले लिया। ठीक है, उसके बाद अगर आपकी फर्स्ट रिटर्न है तो यहाँ से आप यस या नो कर सकते हो। जैसे मेरी फर्स्ट रिटर्न है तो मैंने इसका यस कर दिया। उसके बाद बोलते हैं कि क्या आपकी इनकम में जो टोटल इनकम है उसके अंदर इंक्लूड है सेक्शन 1990A और 91 के इनकम। नो नहीं है, नो पे क्लिक कर दिया। रिटर्न जो है रिप्रेजेंटेटिव एसएसए के द्वारा फाइल है, नो, नो पे क्लिक कर दिया। फिर बोलते हैं कि क्या पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर है, नहीं, नो पे क्लिक कर दिया। कोई अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स को हेल्ड किया हुआ है, नहीं, नो पे क्लिक कर दिया। अगर कोई आप प्रोजेक्ट या इंस्टीट्यूशन रन कर रहे हैं बेनिफिट के लिए, जनरल पब्लिक के लिए, तो उसकी डिटेल देनी होगी। तो मैंने यहाँ पे कोई भी इस तरह से प्रोजेक्ट रन नहीं किया, इसलिए नो पे क्लिक कर दिया। कोई भी अगर आपने ऑब्जेक्टिव के अंदर या एक्टिविटी में चेंजेस किया है उसकी डिटेल देंगे। अगर आपने चेंज किया अपने प्रोजेक्ट में या एक्टिविटी के अंदर तो उसे यस करके उसकी डिटेल दे सकते हैं। अगर नहीं किया तो नो पे क्लिक कर देंगे। क्या आपके ऊपर मैम मार्जिनल रेट का टैक्स बनता है, लाइबिलिटी बनती है उसकी सेक्शन 164 के अंदर, तो नहीं, नो पे क्लिक कर दिया। उसके बाद ऑडिट इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है। अगर आपका ट्रस्ट ऑडिट के अंदर है तो यहाँ पे आपको ऑडिटर की डिटेल्स भरनी होगी, ऑडिट की सारी डिटेल्स भरनी होगी और ऑडिटर की डिटेल्स भी भरनी होगी। तो हमारे ऊपर ये वाला जो है एप्लीकेबल नहीं है, ऊपर वाला जहाँ पे ऑडिट की डिटेल आएगी। उसके बाद इसलिए यहाँ पे देख सकते हैं नो कर रखा है। फिर बोलता है कि आप लाइबल ऑडिट के लिए, नहीं, नो पे क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पे जो डिटेल ऑफ ऑथर है, फाउंडर है या सेटलर है या ट्रस्टी है या मेंबर्स है, उसकी डिटेल जाएगी। ठीक है, उसका नेम, रिलेशंस क्या है, परसेंटेज क्या है, ठीक है, रेजिडेंट है या नहीं है, उसका एड्रेस और मोबाइल नंबर, साथ ही साथ ईमेल आईडी भी। अगर यहाँ पे ऊपर जो पर्सन है कोई भी इंडिविजुअल नहीं है, इंडिविजुअल के अलावा कोई पर्सन है तो उसकी डिटेल देनी पड़ेगी। उस पर्सन का नेम देना पड़ेगा जिसका सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, जो टर्म्स बताए हैं सेक्शन 13 सब सेक्शन 3 क्लोज बी के हिसाब से। तो इस तरह की डिटेल भी नहीं है हमारी। उसके बाद नेम ऑफ रिलेटिव, जो ऑथर है, फाउंडर है या ट्रस्टी है, अगर उसका कोई सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, तो उस रिलेटिव ऑथर के रिलेटिव या उस ट्रस्टी के रिलेटिव, मतलब ट्रस्ट के जो मेंबर है उसके रिलेटिव की डिटेल, उसका रिलेटिव का सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन है, उसका नाम, एड्रेस, पैन नंबर, ये सब डिटेल देनी पड़ेगी। तो इस तरह की भी डिटेल नहीं है हमारी। आगे बात करते हैं शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 में कौन सी डिटेल जाएगी हमारी,
शेड्यूल 1 की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं जो अमाउंट एकोमुलेटेड हुआ है सेक्शन 11 सब सेक्शन 2 के हिसाब से, उसके प्रोवाइजो के हिसाब से उसकी डिटेल जाएगी। तो हमारा इस तरह की कोई भी डिटेल नहीं है। शेड्यूल डी की बात करें तो यहाँ पे डीम्ड जो एप्लीकेशन है उसकी डिटेल जाएगी सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 एक्सप्लेशन 1 क्लोज 2 के हिसाब से। तो इस तरह की अगर कोई इनकम है ट्रस्ट की तो उसकी डिटेल दे सकते हैं, या एनजीओ की, तो इस तरह की कोई डिटेल नहीं है हमारी। शेड्यूल जे की बात करें तो यहाँ पे आपको कॉर्पस फंड की डिटेल देनी होती है कि आपके पास कॉर्पस फंड कितना है, उसको ओपनिंग बैलेंस, रिसीव ड्यूरिंग द ईयर कितना किया, अप्लाइड कितना हुआ ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, इन्वेस्ट कितना किया, फाइनेंशियल ईयर कौन से फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है, और क्लोजिंग बैलेंस क्या है। जैसे कि मेरा यहाँ पे जो है कॉर्पस डोनेशंस के अंदर जो है, अगर आपने डोनेशन 80G सबसेक्शन 2 क्लोज बी के हिसाब से लिया है, इसके लिए रेनोवेशन के लिए या रिपेयर के लिए जो प्लेस नोटिफाइड है 80G सबसेक्शन 2 क्लोज बी के अंदर, तो उसकी डिटेल देंगे। इसके अलावा अगर कोई अदर डोनेशन रिसीव किया है तो जो भी आपका कॉर्पस डोनेशन है उसकी डिटेल देंगे। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कॉर्पस डोनेशन जो है ड्यूरिंग द ईयर हमने रिसीव ये किया, हमने इसे कॉर्पस डोनेशन के रूप में ट्रीट किया है, ठीक है। कॉर्पस को एक तरह से कोष भी बोला जाता है हिंदी के अंदर। ये फाइनेंशियल ईयर 21-22 से रिलेटेड था, इसका क्लोजिंग बैलेंस ये है 31/3/22 को। अगर कोई लोन एंड बोरोइंग है उसकी डिटेल जाती है, कोई इन्वेस्टमेंट या डिपॉजिट किया है आपने सेक्शन 11 सबसेक्शन 5 के हिसाब से उसकी डिटेल जाती है, ठीक है। कोई इन्वेस्टमेंट हेल्ड है प्रीवियस ईयर के अंदर तो उसकी डिटेल यहाँ पे देते हैं आप सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 के हिसाब से। कोई अदर इन्वेस्टमेंट है प्रीवियस ईयर के अंदर उसकी डिटेल, कोई वॉलंटरली कंट्रीब्यूशन है उसकी डिटेल आपको यहाँ देनी होती है सेक्शन 11 सबसेक्शन 5 के हिसाब से। कोई वॉलंटरली कंट्रीब्यूशन या डोनेशन रिसीव किया है तो उसके बाद बैलेंस शीट की डिटेल जाती है। तो यहाँ पे आपको ट्रस्ट की या एनजीओ की बैलेंस शीट की डिटेल देनी होगी। तो मैंने बैलेंस शीट बना रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पास एनजीओ की ये देखते हैं, ये ट्रस्ट है हमारी, इसकी बैलेंस शीट ये है। सबसे पहले ये है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यहाँ पे हमने डोनेशन रिसीव किया और ये एक्सपेंसेस है। उसके बाद ये इनकम है जो ट्रस्ट की बनी है। बैलेंस शीट की बात करें तो ये है ट्रस्ट की बैलेंस शीट, ठीक है। आप चाहे तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने बैलेंस शीट की डिटेल दे दी। सबसे पहले जो हमारे पास अदर कॉर्पस के अंदर अमाउंट जो आया, कहाँ से आया, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर देख सकते हैं। खर्चे लेस करने के बाद जो हमारे पास अमाउंट बचा हुआ है डोनेशन का 6871 का, वो यहाँ पे आ गया। कॉर्पस के अंदर फंड ही होता है, एक तरह से कोष बोलते हैं हिंदी में, एक तरह से कोष बोल दो। उसके बाद ये हो गया टोटल सोर्स ऑफ फंड का, कोई लोन नहीं, कोई एडवांस नहीं, कोई एप्लीकेशन ऑफ फंड नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखा हमने सेक्शन 11 सबसेक्शन 5 के हिसाब से। करंट एसेट्स, लोन एंड एडवांस की डिटेल, तो करंट एसेट्स में सबसे पहले आ गया हमारा, कंप्लीट हो गई, ये देख सकते हैं। ये है हमारे पास कैपिटल फंड अकाउंट, ये हमने कॉर्पस फंड में दे दिया। अभी हमारे पास कैश है और ये बैंक है, तो सेम आपको करंट एसेट्स के अंदर दिखेगा। ये देख सकते हैं, ये बैंक है और ये कैश है, ठीक है। टोटल ये हमारे पास करंट एसेट्स आ गया बन के। तो ये नेट करंट एसेट्स ये हो गया, एप्लीकेशन ऑफ फंड ये हो गया, ये लाइबिलिटी है और ये एसेट्स है। ये देख सकते हैं बैलेंस शीट, उसी हिसाब से है ये। अभी बात करें शेड्यूल एल के बारे में, तो शेड्यूल एल पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड है, हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। हमारी ट्रस्ट इसके अंदर एप्लीकेबल नहीं है। अगर आपकी है तो आप इसके अंदर डिटेल दे सकते हैं। अगर आपका इलेक्टोरल ट्रस्ट है तो उसकी डिटेल जाएगी, तो हमारे लिए एप्लीकेबल ये भी नहीं है। वॉलंटरली कंट्रीब्यूशन रिसीव किया है आपने तो उसकी डिटेल आपको देनी पड़ेगी। तो वॉलंटरली कंट्रीब्यूशन कोई भी हमने रिसीव नहीं किया है, तो ये हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। आपका अगर एप्लीकेबल है तो अपने अकॉर्डिंग इसको भर सकते हो। अगर कोई डीम्ड इनकम बनी है जो आपने रिसीव किया ड्यूरिंग द ईयर वॉलंटरली कंट्रीब्यूशन को छोड़ के सेक्शन 11 और सेक्शन 12 के हिसाब से, तो उसकी डिटेल देंगे। जैसे यहाँ पे हमारी इनकम जो बनी है वो डोनेशंस के वजह से बनी है, इसमें एप्लीकेशन ऑफ फंड भी है। तो एनी अदर इनकम में देख सकते हैं, ये डोनेशन आया है इतने का, ये हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से दिख जाएगा। ये देख सकते हैं, ये 16,223, तो इसकी डिटेल हमने दे दी यहाँ पे। ये उन लोगों को भरना होगा जो सेक्शन 11 का एग्जेम्पशन क्लेम कर रहे हैं, सेक्शन 12 का एग्जेम्पशन क्लेम कर रहे हैं एंड 23C का एग्जेम्पशन क्लेम कर रहे हैं, ठीक है, उनको भरना होगा। तो हम सेक्शन 11 के एग्जेम्पशन को क्लेम कर रहे हैं, तो हमारे पास एनी अदर इनकम में डोनेशन ये रिसीव हुई, टोटल ये डोनेशन हमें रिसीव हुआ है। तो हमने अपनी डिटेल यहाँ पे दी है सेक्शन 11 के एग्जेम्पशन को क्लेम करने के लिए। दोस्तों उसके बाद आता है शेड्यूल ईयर। शेड्यूल ईयर के अंदर जो हमने अमाउंट अप्लाइड किया, मतलब जो भी हमने खर्चा किया रेवेन्यू को अर्न करने के लिए, मतलब कि जो भी हमने डोनेशन को रिसीव करने के लिए जो भी हमने खर्चा किया है
उसकी डिटेल जाएगी। यहाँ पे उसको एप्लीकेशन ऑफ फंड बोलते हैं। हमने रेवेन्यू को अर्न करने के लिए किया, जैसे रेंट का खर्चा हो गया, रिपेयर मेंटेनेंस हो गया, कन्वेंस हो गया, इंश्योरेंस हो गया, बहुत सारे खर्चे हैं। जैसे मैंने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, हमारे अकॉर्डिंग ये है सारे खर्चे, ये सारी हमने डिटेल यहाँ भरी हुई है। जैसे हमने वर्कमैन एंड स्टाफ वेलफेयर दिया है, प्रोफेशनल चार्जेस है, ठीक है, कन्वेंस एक्सपेंस है, ऑफिस एक्सपेंस, प्रिंटिंग, टेलीफोन एक्सपेंस। तो टोटल एक्सपेंस ये हुआ। इसके अलावा और कोई अदर एक्सपेंस है तो यहाँ पे डिटेल दे, इसमें डिटेल में देते हैं। तो ये है टोटल खर्चा हमारा। अब इस खर्चों को करने के लिए फंड कहाँ से आया? इस कैपिटल रिवेन्यू नहीं, कैपिटल रिवेन्यू का मतलब होता है जब आपकी कैपिटल से रिवेन्यू बनती है, मतलब प्रॉपर्टी से रिवेन्यू बनती है कि आपने रेंट पे दिया उससे आ रहा है अमाउंट, या प्रॉपर्टी सेल कर दी तो उससे आया। उसकी डिटेल नहीं देनी है। जो आपने रिवेन्यू अर्न किया एप्लीकेशन को खर्च करने के लिए, मतलब खर्चे को कंप्लीट करने के लिए, उसकी डिटेल तो मैंने यहाँ पे देख सकते हैं ड्यूरिंग द ईयर जो मैंने रिसीव किया है उसकी डिटेल मैंने यहाँ पे दे। टोटल एप्लीकेशन अलाउ हो गया, वो ये हो गया, जो खर्चा टोटल हो गया अलाउ वो ये हो गया। अब शेड्यूल ई सी में डिटेल देनी होती है जो आपका अमाउंट कैपिटल अकाउंट से बना है। कैपिटल अकाउंट का मतलब मैंने आपको बताया कि कोई प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी से अगर कोई इनकम बनी है, जैसे रेंट पे दे दिया या सेल आउट कर दिया, उससे फिर उससे रिलेटेड जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसकी डिटेल आपको यहाँ देनी होती है। तो इस तरह की डिटेल हमारी नहीं है। उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट की डिटेल देनी होती है। अगर आप एग्जाम्पशन क्लेम कर रहे हैं 1021 10B, 1021 1022B, 1023 ट्रिपल है, ठीक है, इन सभी सेक्शन से रिलेटेड अगर कोई एग्जाम्पशन क्लेम कर रहे हैं तो उसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट की डिटेल देनी होगी। तो ये भी हमारे पे एप्लीकेबल नहीं है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डिटेल अगर आप एग्जाम्पशन क्लेम कर रहे हैं सेक्शन 1023A और 1022(4) के अंदर, तो उसकी डिटेल भी हमारी नहीं है यहाँ। उसके बाद दोस्तों आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डिटेल देनी है अगर आप एग्जाम्पशन क्लेम कर रहे हैं इन सभी सेक्शंस में, तो ये भी हमारे पे एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन सभी सेक्शंस के लिए, तो हमारे पास ये एप्लीकेबल नहीं है। फिर हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम बनी है उसकी डिटेल, अदर सोर्स से कोई इनकम बनी है उसकी डिटेल, तो हमारी इस तरह की कोई इनकम है ही नहीं। इसके अलावा कैपिटल गेन बना है कोई तो उसकी डिटेल। इसके अलावा यहाँ पे जर्नल डिटेल देनी होती है। अगर आपकी कोई इनकम बिजनेस इन प्रोफेशन से बनी है तो हमारी बिजनेस इन प्रोफेशन से नहीं है, तो ठीक है, अगले शेड्यूल पे आते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे बिजनेस एंड प्रोफेशन से अगर कोई इनकम बनी है उसकी डिटेल देंगे, हमारे यहाँ पे नहीं है। करंट ईयर का लॉस है सेट ऑफ की डिटेल देंगे तो हमारा यहाँ पे नहीं है इस तरह की कोई डिटेल, ठीक है। पास थ्रू इनकम है तो ये भी नहीं है हमारा। इनकम चार्जेबल है स्पेशल रेट के हिसाब से तो उसकी डिटेल, तो ये भी नहीं है हमारा। अगर आपकी इनकम सेक्शन 115 TD के हिसाब से बनी है तो उसकी डिटेल, तो ये भी नहीं है हमारे पास एप्लीकेबल है। इनकम अगर आउटसाइड इंडिया के वजह से बनी है या टैक्स रिलीफ के वजह से बनी है तो उसकी टैक्स रिलीफ अगर क्लेम किया है या टैक्स पेड किया आउटसाइड इंडिया उसकी डिटेल, तो इस तरह की डिटेल भी नहीं है हमारे। उसके बाद यहाँ पे जो डिटेल देनी होती है फॉरेन एसेट्स की, तो ये भी नहीं है हमारा। उसके बाद यहाँ पे डिटेल देनी होती है शेयर होल्डिंग की, तो ये भी नहीं है हमारे पे एप्लीकेबल। उसके बाद यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ 31 मार्च 22 को जो इनकम बनी है आपकी उसकी डिटेल आएगी। देख सकते हैं ये हमारे पास एग्रीगेट डोनेशन हमने ये रिसीव किया, ठीक है, इसमें से ये अप्लाइड हो गया, मतलब खर्च हो गया। हमें 15% का यहाँ पे एक्यूमुलेशंस मिल जाता है, ठीक है, इसका डिडक्शंस मिल जाता है। तो डोनेशन का 15% ये और ये दोनों का डिडक्शन मिल जाएगा, टोटल मिला के ये डिडक्शन मिलेगा। तो ये हमने डोनेशन रिसीव हुई, ये हमारा टोटल डिडक्शन हो गया, खर्चे प्लस 15% वाला डिडक्शन। तो टोटल जो इनकम बन के आई हमारी ग्रोस टोटल इनकम एग्जेंशन क्लेम करने के बाद सेक्शन 11 के हिसाब से, वो ये बन के आई 4438 की, ठीक है, यही हमारी इनकम मानी जाएगी। देख सकते हैं ये हमारी इनकम हो गई, पे ही टैक्स कैलकुलेट होगा। तो इनकम इतनी कम है कि टैक्स इस पर बने। आई डिटेल एडवांस टैक्स जमा कराया, सेल्फ असेसमेंट टैक्स जमा कराया, उसकी डिटेल आएगी। तो इस तरह की कोई डिटेल नहीं हमारी। TDS कोई कटा है तो उसकी डिटेल, हमारी इस तरह की कोई डिटेल नहीं है। TCS की डिटेल नहीं है। वेरिफिकेशंस में सबसे पहले जो ऑथराइज पर्सन है उसका नाम, फादर नेम, डेट, प्लेस, पैन नंबर, ये सब डिटेल जाएगी। अब ये हमारी ITR ओके हो चुकी है। आपको क्या करना है, वैलिडेट पे क्लिक करना है। सभी शीट को भर भर के सभी शीट पे वैलिडेशन का ऑप्शन है, देख सकते हैं ये वैलिडेशन का ऑप्शन है, तो आपको वैलिडेट कर लेना है। मेरा यहाँ पे वैलिडेट हो चुका है। अभी क्या करना होगा, सिंपल है। सबसे पहले पेज पे आएंगे, और यहाँ पे आने के बाद हमें कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक करना है। ये टैक्स को कैलकुलेट करना शुरू करेगा, ठीक है। टैक्स को कैलकुलेट कर दिया। अभी जनरेट ज्यूएशन पे क्लिक करेंगे तो ज्यूएशन फाइल को जनरेट करेगा। ये देख सकते हैं ज्यूएशन फाइल को जनरेट कर दिया। अभी आपको क्या करना है, यहाँ बेसिक डिटेल्स
यहाँ नंबर ऑफ़ शेड्यूल्स जो भरे हैं आपने, ठीक है, उसकी डिटेल आएगी। अभी सेव जियोशन पे क्लिक करोगे, जियोशन फाइल को सेव कर देगा जहाँ पे यूटिलिटी सेव है, सेम उसी जगह पे देख सकते हैं। वो बोलता है कि जहाँ पे आपने यूटिलिटी सेव किया है उसी जगह पे आपकी जियोशन फाइल सेव हो गई है। अब आपको क्या करना है, सिंपली इस शीट को कर देना है बंद सेव करके। इनकम टैक्स पोर्टल पे आना है और कर लेना है लॉगिन। चलिए मैं कर लेता हूँ यहाँ पे लॉगिन। लॉगिन करने के बाद दोस्तों सिंपली आपको जाना है फाइल पे, यहाँ से फाइल पे जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न पे जाएंगे और फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे आएंगे। यहाँ से सेलेक्ट करेंगे असेसमेंट ईयर 22-23। ऐसे रिटर्न का टाइप सेलेक्ट करेंगे जैसे ओरिजिनल रिटर्न, बिलेटेड रिटर्न या रिवाइज रिटर्न, ठीक है। अगर आप ओरिजिनल कर रहे हैं तो ओरिजिनल को सेलेक्ट करके, अगर आप ऑडिट के लिए लाइबल है तो यस कर सकते हैं, नहीं है तो नो। यहाँ से ITR फॉर्म सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे ITR 7 हो गया, कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। यहाँ जियोशन फाइल को अटैच करके वेरिफिकेशन पे जाके उस ITR को सबमिट करना है, फिर E-वेरीफाई करना है। बस ये स्टेप आपको फॉलो करना है ITR को फाइल करते वक्त। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। इस तरीके से आपको ट्रस्ट या NGO की ITR को फाइल करना है ITR 7 के अंदर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।